कुछ समय पहले केविन फाइगी ने वैरायटी के साथ इंटरव्यू में मार्वल के फ्यूचर के बारे में बात करी, जिसमें से सबसे बड़ी बात जो उन्होंने बोली वो है रीसेट। यहाँ रीबूट की बात नहीं हो रही, सीधे रीसेट की बात हो रही है। अब रीबूट सुनते ही फैंस के दिमाग में सॉफ्ट हार्ड जैसे गंदे विचार आने लगेंगे, पर एक सिनेमैटिक यूनिवर्स के रीसेट की बात बहुत बड़ी है। अपने पूरे ग्राउंड वर्क को बर्बाद करके फिर से शुरुआत करना। और आज की ये वीडियो इसी बारे में है कि केविन फाइगी के इस रीसेट का क्या मतलब है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है और फ्यूचर में एमसीयू किस डायरेक्शन में जाएगा। अब अगर आपको याद हो तो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के फेज 1 से लेकर फेज 3 तक का जो रन था, जिसमें हमें पहली आयरन मैन मूवी से लेकर एवेंजर्स एंड गेम तक एक परफेक्टली स्ट्रक्चर्ड स्टोरी मिली थी, जिसमें अप्स एंड डाउन्स भी थे, लेकिन एक चीज जो कांस्टेंट थी वो था एक आर्क जिसमें हर कैरेक्टर का ग्रोथ था। उस टाइम स्टेक्स भले ही कैसे भी हो, पर हम फैंस परवाह करते थे उन कैरेक्टर्स की, जिसकी वजह से क्लाइमैक्स बिल्कुल सॉलिड हुआ करता था। लेकिन फिर शुरू हुआ फेज 4, जहां पर चीजें बिखरने लगी। एटर्नल्स, मून नाइट, शी हल्क, सीक्रेट इन्वेजन, क्वांटमेनिया और दी मार्वल्स जैसे प्रोजेक्ट्स जो एक दूसरे से जरा सा भी कनेक्ट नहीं करते, जिसकी वजह से रायता फैलना शुरू हुआ, साथ ही कंफ्यूजन भी बढ़ा। और जो नए नए फैंस बने थे वो इस जर्नी से कटा कटा फील करने लगे, और जो डाई हार्ड फैंस फिर भी उस जर्नी में जुड़े हुए थे वो भी फेज 5 के अंत तक पीछे हटने लग गए। और इसका रिजल्ट दिखा हाल फिलहाल मार्वल मूवीज के कलेक्शन में, जहां स्टोरी अच्छी होने के बावजूद भी फैंस थिएटर तक नहीं जा रहे। और इसी पॉइंट पे आता है केविन फाइगी का रीसेट। ये वर्ड कैजुअली नहीं बोला गया, इसका अंदाजा आप इस लाइन से लगा सकते हो, जहां उन्होंने खुद क्लियर किया कि हम रीबूट नहीं कर रहे बल्कि रीसेट कर रहे हैं। अब कहने को इसके कई मतलब हो सकते हैं, पर इसका सबसे पहला एंगल है टाइमलाइन रीसेट। मल्टीवर्स सागा का पूरा स्ट्रक्चर इसी कंसेप्ट पर बिल्ड है कि हर यूनिवर्स एक पॉसिबिलिटी है, थैंक्स टू लोकी जिसने एमसीयू में इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज को अनलॉक किया, जहां हमें व्हाट इफ सीरीज, फैंटास्टिक फोर और डेडपूल एंड वुल्वरीन जैसे प्रोजेक्ट्स सामने दिखे। पर हम सब जानते हैं कि एवेंजर्स डूम्सडे से एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के बीच में इस मल्टीवर्स का कोलैप्स होना तय है, जिसके बाद एक प्राइम टाइमलाइन बनेगी जैसे कॉमिक्स में हुआ था 2015 की सीक्रेट वॉर्स इवेंट के बाद, जहां सारे यूनिवर्सेस बर्बाद हो रहे थे, जिसका फायदा उठाकर डॉक्टर डूम ने पावर्स एब्जॉर्ब करके खुद को गॉड एम्परर डूम बनाया और अपने हिसाब से बने बैटल वर्ल्ड को सबके सामने लेकर आया। लेकिन ये नेचुरल ऑर्डर नहीं था, ना ही किसी हीरो को ये रास्ता मंजूर था, इसीलिए रीड रिचर्ड्स ने बाकी हीरोज के साथ मिलकर डॉक्टर डूम को हराया और एक अर्थ 616 को क्रिएट किया, जो कि पहले के जैसे ही था पर थोड़े से चेंजेस के साथ। जिसके बाद टाइमलाइन पहले जैसी नहीं थी, यहाँ कुछ मेजर चेंजेस दिखे। जिसके बाद सबसे बड़े चेंजेस में से एक था माइल्स मोरालेस का अल्टीमेट मार्वल यूनिवर्स से मेन मार्वल यूनिवर्स में आ जाना, जो कि पॉसिबल हो पाया मॉलिक्यूल मैन की वजह से। इस प्रोसेस में मॉलिक्यूल मैन ने माइल्स की हिस्ट्री को ना सिर्फ अर्थ 616 में फिट किया, बल्कि उसने उसकी मरी हुई माँ को भी जिंदा किया, साथ ही उसके दोस्तों को इस नई कहानी में फिट किया, जैसे वो हमेशा से ही अर्थ 616 का पार्ट हो। और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स भी यही रास्ता लेने जा रहा है, जहां 2027 के एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के बाद दुनिया वैसी नहीं रहेगी। यहाँ कुछ ही पहले की चीजें टिकेंगी और सब कुछ बदल जाएगा। जैसे कॉमिक्स में सिर्फ माइल्स अर्थ 616 का पार्ट बना, वैसे ही नई मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की टाइमलाइन में एक्समैन और फैंटास्टिक फोर इसका पार्ट बनेंगे। अब इसका ये मतलब नहीं है कि मार्वल मल्टीवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, इसका ये मतलब है कि मल्टीवर्स एग्जिस्ट तो करेगा पर उसको ज्यादा एक्नॉलेज नहीं किया जाएगा, जैसे फेज 1 से फेज 3 तक हुआ था। इससे कहानियां लीनियर रहेंगी और एक दूसरे से बहुत आराम से कनेक्ट कर पाएंगी। और यहीं पर हमें रीसेट का एक और एंगल दिखता है, जो कि है रिकास्ट। अब जैसे फैंटास्टिक फोर ने तो अभी अभी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स को ज्वाइन किया है और वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे डॉक्टर डूम को रोकने में, तो उनको 2 साल के अंदर रिकास्ट करने का कोई सेंस समझ नहीं आता। इसके अलावा थॉर, स्पाइडरमैन और डेडपूल जैसे कैरेक्टर्स की बात करें जो लोगों को बहुत पसंद है, उन्हें भी मार्वल रिकास्ट नहीं करेगा। रिकास्ट होंगे वो कैरेक्टर्स जिनकी कहानी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में तो खत्म हो चुकी है, पर मार्वल को अभी भी उनसे और पैसे कमाने हैं, क्योंकि नए कैरेक्टर्स की स्टोरीज तो चल नहीं रही। तो ये कैरेक्टर्स होंगे टोनी स्टार्क और स्टीव रॉजर्स जैसे कैरेक्टर्स। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में इन कैरेक्टर्स की लेगेसी को कंटिन्यू करने की कोशिश तो हुई, जहां कैप्टन अमेरिका 4 ने किसी तरह सरवाइव किया, वहीं आयरन हार्ट के बारे में तो मुझे कहने की जरूरत भी नहीं है। आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका की लेगेसी अगर अच्छे से कंटिन्यू होती तो शायद मार्वल ये स्टेप नहीं लेता, पर अब उन्हें अपने ए लिस्ट सुपर हीरोज को फिर से रिकास्ट करके सबके सामने लाना होगा, ताकि मार्वल लोगों का ट्रस्ट और पैसा दोनों कमा सके। अब ये भी कोई आसान स्टेप नहीं है, पर ये नामुमकिन भी नहीं है। जब 2008 में रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने आयरन मैन साइन किया था, तब उनको उनकी ही मूवी में सबसे
उससे ज्यादा पैसे नहीं मिले थे, पर अपनी जबरदस्त परफॉर्मेंस के दम पर वो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का चेहरा बने और हम सबके चहीते भी। उसी तरह जो नए एक्टर्स हैं उन्हें मार्वल नई ओरिजिन या नए टोन के साथ सीक्रेट वॉर्स के बाद सामने ला सकते हैं, जैसे मार्वल स्पाइडरमैन को लेकर आया। और यहीं पर आता है रीसेट का तीसरा बेनिफिट, जो कि है नए ऑडियंस या फिर कहे न्यू जनरेशन को मार्वल की नई जर्नी में जोड़ना। आज अगर किसी को मार्वल मूवीज देखना हो या उसके लोर को समझना हो तो उसे कम से कम 37 मूवीज और कई सारे शोज देखने होंगे। इसीलिए मार्वल वालों ने इस प्रॉब्लम से डील करने के लिए फैंटास्टिक फोर को एक डिफरेंट यूनिवर्स में सेट किया, पर ऐसा लग रहा है कि उन्हें भी उसका कुछ खास बेनिफिट नहीं दिख रहा। वहीं अगर केविन फाइगी एमसीयू को रीसेट करके रिकास्टिंग अचीव कर लेंगे तो वो एक तीर से दो शिकार कर लेंगे, जहां सबसे पहले तो वो आइकॉनिक कैरेक्टर्स जैसे कैप्टन अमेरिका और आयरन मैन को वापस ले आएंगे, वहीं दूसरा वो नए जनरेशन की ऑडियंस के लिए एक ओपनिंग क्रिएट करेंगे। मान लो एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के बाद किसी को मार्वल मूवी देखना हो तो उसे 40+ मूवीज या दर्जन भर शोज देखने की जरूरत नहीं है, बल्कि सीक्रेट वॉर्स के बाद आई मूवीज और शो देखना होगा, जो कि शुरू में काफी कम होंगे। इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये होगा कि रीसेट के बाद एमसीयू की टाइमलाइन स्ट्रीमलाइंड हो जाएगी, जहां जितनी भी गलतियां मार्वल वालों ने अभी तक करी वो सब पीछे रह जाएंगी और हमारे जैसे पुराने फैंस के लिए फेज 1 से फेज 6 एक नॉस्टैल्जिया बनकर रह जाएगा। इस रीसेट की जो सबसे बढ़िया बात मुझे लगती है वो है डेडपुल, वुल्वरीन, एक्समैन, फैंटास्टिक फोर और एवेंजर्स का एक ही अर्थ पर दिखना, जो कि पहले तो हमें लग रहा था कि कॉपीराइट इशू की वजह से नहीं हो पा रहा है, लेकिन अभी भी मार्वल इन्हें सेम टाइमलाइन में नहीं दिखा पा रहा। मल्टीवर्स का यूज करके भले ही म्यूटेंट्स, डेडपुल और वुल्वरीन के साथ साथ फैंटास्टिक फोर को हमें मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में दिखाया गया, पर वो कभी साथ में नहीं दिखे। मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि डेडपुल और स्पाइडरमैन की जोड़ी देखने के लिए हम मार्वल फैंस कितने बेताब हैं, या वुल्वरीन को कनलन में आयरन फिस्ट से मिलते हुए देखना, पर ये सब कुछ रीसेट के बाद पॉसिबल होगा। आप लोग भी मुझे बताओ कि आप कौन से टीम अप को देखना चाहोगे। रीसेट की वजह से मार्वल को फिर से मौका मिलेगा सोच समझकर विलन्स को सेटअप करने का। अल्ट्रॉन जैसा विलन भले ही एवेंजर्स लेवल थ्रेट था, पर उसका एक मूवी में दिखकर गायब हो जाना ये उसकी कॉमिक लेगेसी के आसपास भी नहीं है। थैनोस के बाद कोई भी प्रॉपर लॉन्ग टर्म विलन सेट नहीं हो पाया, जिस वजह से हमें 6 साल में एक भी एवेंजर्स मूवी देखने को नहीं मिली। कैंग का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस तो हुआ, पर जॉनथन मेजर्स का ड्रामा और एंटमैन द वॉस्प क्वांटमेनिया के फेलियर के बाद ही केविन फाइगी समझ गए कि उन्हें कुछ ऐसा करना होगा जो मूवी वॉचर्स और कॉमिक बुक रीडर्स को एक्साइट करे। इसीलिए उन्होंने मार्वल कॉमिक्स के सबसे फेमस कॉमिक बुक इवेंट्स में से एक सीक्रेट वॉर्स को चुना। सीक्रेट वॉर्स के थ्रू पुराने सुपर विलन्स को वापस सीक्रेट वॉर्स में ही दिखाते हुए रीसेट हुई नई टाइमलाइन में भी लाया जा सकता है। अभी रॉबर्ट डाउनी जूनियर को डॉक्टर डूम के रोल में लाकर डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स की हाइप तो बढ़ा दी गई है, जहां सीक्रेट वॉर्स को ही कैटलिस्ट की तरह यूज किया जाएगा रीसेट को सक्सेस बनाने के लिए। यहाँ नॉस्टैल्जिया फैक्टर के साथ साथ स्टोरी का सॉलिड होना एक बहुत बड़ा फैक्टर है, और ये नॉस्टैल्जिया भी एक दिन में नहीं बनता, उसके लिए सालों लगते हैं, जिसके लिए बीज मार्वल सीक्रेट वॉर्स के बाद बोएगा। तो अब सवाल ये है कि रीसेट से पहले के मार्वल का क्या होगा। अब अगर मैं इस सवाल का जवाब आपको सिंपल शब्दों में दूं तो मेरे भाई एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में अपने आंसू पोंछने के लिए अभी से टिश्यू पेपर खरीद लो, क्योंकि सीक्रेट वॉर्स एंड करेगा एक एरा को, जहां एक तरफ तुम्हें कुछ पुरानी चीजें छोड़नी पड़ेंगी, जहां हो सकता है कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर के वापस आने के अब कोई चांसेस ना बचे, या स्टीव रॉजर्स का एंड गेम वाला पे ऑफ परमानेंट हो जाए, पर चांसेस है कि हमें क्रिस हेम्सवर्थ का थॉर रिकास्ट होता ना दिखे। केविन फाइगी ये रीसेट का रिस्क सिर्फ इसलिए ले रहे हैं क्योंकि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स सिर्फ नॉस्टैल्जिया पर नहीं टिका रह सकता। 2026 के बाद जो नई ऑडियंस मार्वल से जुड़ेगी उनके लिए टोनी स्टार्क और स्टीव रॉजर्स सिर्फ एक नाम होंगे, जिनको नई कहानियों के जरिए अपनी छाप छोड़नी होगी, जैसे रॉबर्ट डाउनी जूनियर और क्रिस एवांस ने छोड़ी। और ये रीसेट कोई जादू की छड़ी नहीं है, ये एक क्रिएटिव रीबिल्ड है, जहाँ केविन फाइगी क्लियरली समझ चुके हैं कि फेज 4 और फेज 5 में मार्वल का सोल कहीं गुम हो गया था। अब वो वही सोल वापस लाना चाहते हैं, जिसके लिए वो अच्छी राइटिंग और क्लियर डायरेक्शन रखना चाहते हैं, जिसके हिंट्स हमें अभी के प्रोजेक्ट्स देखकर भी मिल रहे हैं, जैसे थंडरबोल्ट्स और फैंटास्टिक फोर अच्छी मूवीज हैं। बेशक यहाँ ज्यादा कमाई की आस ना हो, पर अगर अच्छी स्टोरीज की भी स्ट्रीक रही तो माहौल फिर से बढ़िया हो जाएगा। प्लस इन्हीं मूवीज की तरह इन नई कहानियों में भी मल्टीवर्स का जिक्र नहीं होगा, क्योंकि वो फोकस करेंगे एक्समैन और नए हीरोज के एक ही यूनिवर्स में एग्जिस्ट करने पर। अब आपको ऐसा लग सकता है कि इस रीसेट का मतलब एमसीयू की लेगेसी खत्म होना है, पर कुछ खत्म नहीं हो रहा, बल्कि एमसीयू इवॉल्व करने की तैयारी कर रहा है नए जनरेशन के लिए। इसीलिए अब आप भी कुछ डायलॉग्स रेडी कर लो, जैसे कि मार्वल हीरोज तो भाई हमारे जमाने में हुआ करते थे, जहां स्टीव बिना किसी पावर के ग्रेनेड के ऊपर कूद जाता था, टोनी स्टार्क ने आर्क रिएक्टर एक गुफा में बनाया कुछ स्क्रैप्स के साथ, वहीं थॉर पावरलेस होने के बावजूद भी डिस्ट्रॉयर के सामने चला गया था। केविन फाइगी पहले ही एमसीयू का काल ग्रंथ लिख चुके हैं और वो नए चैप्टर की शुरुआत करने में लगे हैं। नए एक्टर्स की वजह से बजट भी कम होगा, जो कि फिलहाल एक बड़ा इशू लग रहा है, क्योंकि सुनने में आ रहा है कि मार्वल को अभी बजट का ध्यान रखना होगा, और ऐसा होगा भी क्यों नहीं। मार्वल अपनी सुपर हीरो मूवीज 200 से 250 मिलियन डॉलर्स खर्च करके बनाता है, जो कि फिलहाल तो 400 से 500 मिलियन डॉलर्स तक कमा रही है। ये
रीजन है कि इतनी कमाई के बावजूद भी मूवीज को फ्लॉप कहा जा रहा है। वहीं अगर इन मूवीज का बजट कम होगा तो 300 से 400 मिलियन डॉलर्स की कमाई भी बॉक्स ऑफिस सक्सेस कहलाएगी। रीसेट का एक मतलब ये भी है कि मार्वल फाइनली मान रहा है कि सब कुछ परफेक्ट नहीं था, जो कि एक ऑनेस्ट मूव है, जहां वो अपनी गलती एडमिट करके उसको ठीक करने में लगे हैं, वो भी अभी से। अब आप बताओ कि इन सब में नॉस्टैल्जिया कितना बड़ा फैक्टर है, या पुराने फैंस नए फैंस के साथ मिलकर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स को एक और नया चांस देंगे? तो ये है हमारा इंटरप्रिटेशन केविन फाइगी के रीसेट का। आपका इस पूरे रीसेट के बारे में क्या कहना है, प्लीज हमें कमेंट से जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ एक स्टेप आगे आकर अपने फेवरेट चैनल को सपोर्ट करें मेंबरशिप लेकर, जहां मैं हर सैटरडे आपके लिए मीम रिएक्शन लेकर आ रहा हूं। तो थैंक यू गाइस, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।